हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लेक्चर 1 हमारा हुआ था और 5 टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। मैं नाम गिना देता हूँ एक बार। बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत डिटेल में जाना था हमने। अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग एंड लाइबिलिटी, इन पाँचों को हमने पढ़ लिया था। 40-42 मिनट की क्लास थी हमारी और उसमें ये 5 टर्म हमने बिल्कुल इन डेप्थ जाके उनको डिस्कस करा था। तो आज हम अपने स्टडी को उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे का जो हमारा टर्म है, वो अगला टर्म हमारा नंबर 6 जो है वो है एसेट। और ये बहुत बड़ा टर्म है अपने आप में ही, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हमें देखनी है एसेट्स के अंदर। तो हम धीरे धीरे करके इसको समझना स्टार्ट करेंगे कि एसेट क्या होता है और हमें उसे कैसे कैसे आगे उसके जो क्लासिफिकेशन है उनको कैसे हमें समझना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दें, एसेट्स को अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में, इन लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ तो वो ये कहते हैं कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी संपत्ति जिस पे आपका अधिकार है। कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी संपत्ति आपकी जिस पे आपका अधिकार है, कंट्रोल है आपका, वो आपका एसेट्स कहलाती है नॉर्मल लैंग्वेज में। अकाउंट्स में बच्चों थोड़ा सा अलग होता है। कई चीज़ें ऐसी आपको दिखेंगी जो आपको लगेगा नहीं कि ये आपकी संपत्ति या आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी वो आपका वहाँ पे एसेट्स माना जाएगा। तो हम इसको धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं और आगे लेके चलते हैं। हमारी किताब में क्या लिखा होगा, ये पीछे मैंने हाइड कर रखा है इसलिए ताकि आप लोग ना उसको पढ़ते रहते हो, फिर लेक्चर देखते रहें, इसलिए मैंने उसको हाइड कर दिया है। अभी मैं आऊँगा, मेरे वाला स्क्रीन छोटा हो जाएगा, आपको सब दिखाई देगा। तो अभी मैं बता रहा था, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिसको हम मनी में मेज़र कर सकें, और उसका फ्यूचर बेनिफिट हमें मिलने वाला है ऐसा हमें लग रहा है, तो वो हमारा एसेट्स होगा। अब मैंने बताया जनरल टर्म्स में जब आप किसी से पूछेंगे तो वो कहता है सर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीज़ें हमारे एसेट्स हैं। फर्नीचर, ये तो नॉर्मल एग्जांपल हुए, सबको पता है, ठीक। लेकिन हम इसको समझाएंगे कैसे इन डेप्थ। अगर हमें किसी को बताना हो सर एसेट्स क्या होता है, तो आप ये कहेंगे कि सर कोई भी रिसोर्सेज जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, वो हमारा एसेट्स हो जाता है। तो जो मेरी बुक में डेफिनेशन लिखी है बुकलेट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, वो ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकें, वो हमारा। और कंट्रोल एंड ओन्ड बाई ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल के थ्रू कंट्रोल हो उस पर, और ओन्ड मतलब वो उसकी प्रॉपर्टी हो, वो उसका ओनर हो, तो ये क्या हो जाता है हमारा सर, एसेट्स हो जाता है। मैं कुछ डेफिनेशन और बता रहा हूँ कुछ ऑथर्स की। यहाँ पर अगर हम फिने एंड मिलर के अकॉर्डिंग देखें तो ये कह रहा है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड द राइट ऑफ विच आर ओन्ड और कंट्रोल बाय ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। कह रहा है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो होगा किसी रिसोर्स का, वो आपका एसेट्स कहलाएगा। एक और प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर R.N. एंथनी ने क्या कहा है, एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस विच आर एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। तो ये तो अलग अलग डेफिनेशन है, आपको अपनी किताबों में मिल जाएंगी। ये हो सकता है वहाँ किसी और राइटर की डेफिनेशन, किसी और ऑथर की डेफिनेशन लिखी हो, आपको उनसे मतलब नहीं है और ना वो डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख के आनी है, बस ये समझाने के लिए आपको। आप सिर्फ मेरी बात ध्यान रखें, मैंने क्या बताया, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। आप ये देख लेना, फ्यूचर सर कितना फ्यूचर, वो मैं भी बताऊँगा कितना फ्यूचर, ये भी मैटर करता है। फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलने वाला है और उसकी मनी में कोई ना कोई वैल्यू होगी। वो तो हमने पढ़ा था पहले ही, सर मनी में वैल्यू नहीं होगी तो फिर उसको अकाउंट में रिकॉर्ड करते ही नहीं है। तो वो तो सिंपल सी बात है, मनी में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और आपका अधिकार होगा उस पर, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। तो वो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के थ्रू ओन्ड एंड कंट्रोल होगा, ठीक है। इसको हम एसेट कहते हैं। तो मैंने बताया लैंड, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें एसेट हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना बहुत केयरफुली, तो मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको। अकाउंट्स में क्या होता है, जनरली हम एक साल के लिए ही हम अभी पढ़ेंगे, आप छोटी क्लास में, एक साल में हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं। मान लो मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ये मेरे पूरे 12 महीने होते हैं। और मैं अपने एंड में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये टर्म मैंने आपको बता रखे हैं पहले इसीलिए, क्योंकि मैंने कहा था इनका नाम मैं बहुत बार लूँगा बीच बीच में और लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हम एंड में बनाते हैं। पूरे साल भर में हम अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के भी कई सारे तरीके मैंने बताए थे। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल में, फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाते हैं। वो पूरा प्रोसेस है और यही पढ़ना है पूरी 11वीं क्लास में हमें।
तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि हम जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं एंड में, तो वहाँ फाइनल अकाउंट्स में जाके फिर हम उसमें यहाँ क्लासीफाई करते हैं। जो एक्सपेंस होता है उसको P&L अकाउंट में ले जाते हैं, जो एसेट्स होता है उसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो सर ये पता कैसे चलेगा, ये पता कैसे चलेगा कि क्या एसेट है क्या एक्सपेंस है, आखिर ऐसा क्या है जिससे हमें पता लग जाएगा। तो कुछ चीज़ें तो मैंने बताई, जैसे जब आप बिल्डिंग खरीदोगे तो क्या आप उसे 1 साल के अंदर अंदर यूज़ कर लोगे? नहीं सर, बिल्डिंग खरीदेंगे तो वो कई साल चलती है। मतलब ये हुआ जिसका बेनिफिट मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज़्यादा में आपको मिलेगा, वो आपका एसेट होगा। अभी आप क्लासिफिकेशन में मत जाना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मैं अभी क्लासिफिकेशन बता ही नहीं रहा, मैं बस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। 1 साल से ज़्यादा बिल्डिंग खरीदी सर 1 साल से ज़्यादा चलाएंगे, फर्नीचर खरीदा 1 साल से ज़्यादा चलाएंगे, मशीनरी खरीदी सर 1 साल से ज़्यादा चलाएंगे। तो इन सबको हम अपने एसेट साइड में लिखते हैं। बाकी क्राइटेरिया कुछ और है, मैं वो क्राइटेरिया बताऊँगा। अभी आप इतना समझो खाली जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर, हमने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, वो डिपेंड करेगा। मैंने क्या बताया, 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने हो रहे हैं। आपने अप्रैल की सैलरी दी, मई की सैलरी दी, जून की सैलरी दी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 12 महीने की आप उसको सैलरी दोगे तो सर ये एसेट नहीं होगा। मान लो आपने अप्रैल मई जून में आप उसको हर महीने सैलरी देते हो। फॉर एग्जांपल मान लो आप उसको हर महीने सैलरी देते हो। मैं आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ। आप उसको मंथली वैसे एनुअल पैकेज होता है कंपनियों में, हर कंपनी का एनुअल पैकेज होता है, आप उसे मंथली सैलरी देते हो, मंथली ही मिलती है सैलरी। तो आपने अप्रैल की दी, मई की दी, जून की दी। जून में आपने क्या करा, उसको जुलाई और अगस्त की भी सैलरी दे दी। उसी साल की बात कर रहा हूँ मैं, जुलाई और अगस्त की भी सैलरी दे दी। तो ये आपने उसको एडवांस में दे दी है सैलरी, ध्यान से सुनना। जुलाई अगस्त की सैलरी एडवांस में दे दी है, इसका बेनिफिट आपको जुलाई अगस्त में मिलेगा। लेकिन फिर भी आप इसको अपना एसेट नहीं मानोगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अकाउंट्स कब बनते हैं, साल के अंत में। ये तो साल के अंदर की बात है ना, ये साल के अंदर की बात है। अब बहुत ध्यान से दूसरा इसका पॉइंट देखो आप। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, जब मार्च का महीना आया आपने उसको मार्च की सैलरी पे करी। उसने कहा सर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, आप ना मुझे 3 महीने की सैलरी एडवांस दे दो। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल मई जून, तो ये तो नया साल स्टार्ट हो जाएगा। मान लो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, आपने 31 मार्च की सैलरी उसको जब पे कर रहे थे तो उसने आपसे ये कहा कि सर मुझे थोड़ी ज़रूरत है, मैं परेशान हूँ, मुझे आगे की 3 महीने की सैलरी दे दो, मेरे घर में दिक्कत है। आपने कहा कोई बात नहीं, ये काम कर रहा है इतने सालों से हमारे यहाँ पे, तो भागेगा नहीं। वो कह रहा है कि मैं काम कर दूंगा बाद में, आप मुझे मत देना पैसे। तो हमने क्या करा, उसी मार्च के महीने में, वही फाइनेंशियल ईयर, आप ध्यान से देखो 2019 और 20 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। उसी फाइनेंशियल ईयर में हमने उसको अगले फाइनेंशियल ईयर की 3 महीने की सैलरी दे दी, अप्रैल मई जून। तो अब ये फाइनेंशियल ईयर मेरा 31 मार्च को क्लोज होगा। ध्यान से सुनना, ये फाइनेंशियल ईयर मेरा 31 मार्च को क्लोज होगा, ठीक। मार्च तक के जितनी रिकॉर्डिंग होगी वो इस फाइनेंशियल ईयर में आएगी। अगले साल की जो 3 महीने की सैलरी मैंने उसको एडवांस में दे दी है, वो मैं इस साल का खर्चा नहीं मानूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये देखेंगे, इसी को एक्रूअल बेसिस कहते हैं बच्चों। एक्रूअल का मतलब करंट ईयर की अकाउंटिंग करनी है। मैंने आपको बताया 31 मार्च 2020 तक की ही आपको अकाउंटिंग करनी है। अगले साल का जो भी होगा मैटर वो अगले साल देखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, हमने उसको जो 3 महीने की सैलरी ज़्यादा दी थी, मान लो पर मंथ की सैलरी है उसकी 2000 रुपये, तो 3 महीने की सैलरी मैंने उसे जो ज़्यादा दे रखी है उसको सर हम क्या करेंगे, सर उसे हम अपना खर्चा भी नहीं मान सकते, उसे हम अपना खर्चा भी नहीं मान सकते इस साल का करंट ईयर का, क्योंकि वो तो अगले साल का खर्चा होगा, ठीक है ना। क्यों होगा अगले साल का खर्चा, ज़रा मुझे बताओ। आपने जो उसको सैलरी दी है क्या उसका बेनिफिट ले लिया? नहीं लिया सर। मार्च की सैलरी दी, मार्च का तो बेनिफिट ले लिया, मार्च में उसने काम करा, लेकिन अगले साल अप्रैल मई और जून की हमने उसको सैलरी पे करी है, उसका बेनिफिट हमने अभी एम्प्लॉय से नहीं लिया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है वो एसेट्स होता है। बस बात करें, आ गया होगा समझ। जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है वो क्या हो जाता है, एसेट्स हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, जो 3 महीने की सैलरी 2000 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये हमने उसको पे करी है, उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो इसलिए हम उसे अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, जो हमारे अकाउंट्स क्लोज होंगे। जो मैंने 19-20 वाला फाइनेंशियल ईयर बताया, जब आपके अकाउंट्स क्लोज होंगे तो हम उसे अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में किस नाम से दिखाते हैं उसको, प्रीपेड सैलरी। एक वर्ड जुड़ेगा आपके आगे जाकर, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है हमने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया और बेनिफिट अभी उससे लिया नहीं है। और एडवांस में आपको बार बार समझा रहा हूँ बच्चों,
आप अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से देखेंगे। मैंने पहले ही बताया कि 19-20 अकाउंटिंग ईयर चल रहा है और आपने 1 अप्रैल 2019, फिर अप्रैल के बाद मई, जून, आपने जून 2019 फिर जुलाई और अगस्त की सैलरी एडवांस में दे दी, वो एसेट नहीं होगा। हम अलग अलग अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से देखते हैं क्योंकि अकाउंट्स ना हमारे साल के अंत में जाके क्लोज होते हैं। तो हम वो जो हमने उसको जुलाई और अगस्त की सैलरी पे करी है उसी साल हम उसका बेनिफिट उसी साल ले लेंगे। लेकिन जो हमने उसको वो वाली सैलरी पे करी है, अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रैल 2020 की जो हमने उसको सैलरी पे करी है बच्चों, उसका बेनिफिट हम इस साल में नहीं ले पाएंगे, उसका बेनिफिट हम अगले साल में ले पाएंगे। तो जिसका बेनिफिट हम उसी साल ले लेते हैं वो एक्सपेंस होता है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ये बाद में आएगा एक्सपेंडिचर वाले टर्म में। और जिसका बेनिफिट हमें बाद में मिलने वाला है, जिसका बेनिफिट हमें बाद में मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलने वाला है, वो मेरा एसेट होता है। आपके सामने बहुत बार ये सारी चीज़ें आएंगी कि हमने रेंट एडवांस पे कर रखा है, तो भैया एडवांस अगर पे कर रखा है अगले साल का कुछ, तो वो अगले साल देखा जाएगा, अगले साल उसको एक्सपेंस माना जाएगा। करंट ईयर में आप उसको एक्सपेंस नहीं मान सकते, आप उसे क्या मानोगे, एसेट मानोगे, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। हाँ, भले ही कैश चला गया मेरी जेब से, कैश चला गया, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम उसे अपना एक्सपेंस नहीं मानेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है वो हम जर्नल वाले चैप्टर में देखेंगे जब वहाँ पर जाएंगे। मेरा मकसद आपको सिर्फ यहाँ पे एसेट्स का मीनिंग समझाना था। कोई भी रिसोर्सेज जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट या इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा वो मेरा एसेट्स होता है। इतना बहुत है। अब आते हैं हम स्क्रीन की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूँ ताकि पूरा, अच्छा चार्ट अभी मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। पहले आप एसेट्स का मीनिंग आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस मीनिंग को हम पढ़ लेते हैं। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वो कह रहा है कोई भी आपका रिसोर्सेज हो, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, जिसको आप मनी में एक्सप्रेस कर सको। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, लेटर एक्सेट्रा। वो नहीं है तो मैंने बताया, वो काम की चीज़ है। ये तो सबको पता होता है बच्चों, लैंड क्या है, लैंड आपका, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एसेट होता है, ये सबको मालूम होता है। लेकिन वो जो काम की चीज़ है ना, आपको वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। तो मैंने इतना लंबा एग्जांपल समझाया पीछे कि अगर हमने किसी एम्प्लॉय को अगले साल की कुछ सैलरी एडवांस दे दी है तो वो मेरा एसेट हो जाता है। आप ध्यान रखना, एसेट साइड में ही जाएगा वो, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, ये उम्मीद करता हूँ मैं कि एसेट क्या है। अब हम आते हैं एसेट के क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता रखा था, मेरी बात दोबारा सुने जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पिछली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें बता दिया था। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, चाहे टाइम कितना लग जाए। आप देख रहे होंगे सर एसेट भी चल रहा है, अभी 12-13 मिनट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, ठीक है ना। 5 क्लास लगेंगी, 6 लगेंगी, 7 लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी लगें। उससे प्रॉब्लम है कि समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर पे कमांड हो गई तो फिर सारी अकाउंट्स आसान हो जाएगी। इन शब्दों पे कमांड करनी है बस। ये चार्ट मैं दिखाता हूँ और ये मैं हाइड कर देता हूँ जहाँ से मीनिंग शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि मैं समझाऊंगा उसके बाद मैं आपको वहाँ से पढ़ाऊँगा ताकि आपकी नज़र ही ना जाए वहाँ पे। अब मेरी बात आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एसेट्स में सर क्लासिफिकेशन करा हुआ है। ये क्लासिफिकेशन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है, मैं बार बार बता रहा हूँ। पहले कंपनी एक्ट 1956 था। 1956 में सर फिक्स्ड एसेट्स होता था और करंट एसेट्स होता था, बस बात करें, ठीक है। ये नॉन करंट एसेट दिख रहा है ना आपको, ये कोई नाम हुआ नहीं करता था उस टाइम पर, ऐसा कोई नाम, इसका कोई नामो निशान नहीं था। पुरानी किताबें उठा लेना, 2011 की, 2012 की, 2010 की अकाउंट्स की पुरानी किताब कहीं से मिल जाए आपको, तो उसमें आपको ये वाले नाम नज़र नहीं आएंगे, पुराने वाले नज़र आएंगे। सब पुराने से हमें क्या मतलब, पढ़ना तो नया है, तो आप नया देखो ना, पुराना छोड़ दो। तो एक कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन यहाँ करा गया है, करंट एसेट, इसके बाद आपका नॉन करंट एसेट, एक सेकेंड, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। वैसे जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो 11th क्लास में CBSE सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं समझाऊंगा, काम की चीज़ है ना, आपको पता होनी चाहिए। सिलेबस में नहीं है उससे मतलब नहीं, हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करंट, नॉन करंट, अच्छा नॉन करंट में एरो निकला हुआ है नीचे, देखोगे नॉन करंट में आपको दिख रहा है नीचे एरो निकले हुए 3 है नॉन करंट के अंदर, फिक्स्ड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। और फिक्स्ड एसेट्स में 2 हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इनके मीनिंग एक एक करके मैं बताऊंगा और बहुत ही आसान सबको। सबसे पहले आते हैं करंट एसेट्स पे। सर ये वो एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन अ ईयर। 12 महीने के अंदर अंदर, 12 महीने के अंदर अंदर जो एसेट को कैश में हम कन्वर्ट करा लें वो करंट एसेट्स होते हैं। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देख रखी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर रिपीट करूँगा, टाइम वेस्ट होगा। वहाँ पे लाइबिलिटी में भी समझाया था मैंने, करंट लाइबिलिटी
विद इन 12 मंथ जिसकी पेमेंट हो जाए वो करंट लायबिलिटी। फिर मैंने बताया था कि ये आपकी किताब के अकॉर्डिंग ऐसा है। और भी कंडीशन होती हैं कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जहाँ पे दिक्कत होती है वो मैंने बताई थी ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट। एक बार जल्दी से छोटे उसमें बता देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड बोर्ड पे, क्योंकि वहाँ डिटेल में समझाया हुआ है, पहली वीडियो देख लेना। ऑपरेटिंग साइकिल बताया था कैश कन्वर्जन पीरियड। कैश कन्वर्जन पीरियड का मतलब रॉ मटेरियल एक्वायर करने से फिनिश प्रोडक्ट बनाने और उसे बेचने में जितना टाइम लगता है। अगर किसी बिजनेस को 7 महीने लग रहे हैं, 7 मंथ, और पेमेंट 6 महीने में हो रही है, लाइबिलिटी भूल जाओ, अब एसेट्स में आते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल अगर 7 मंथ है और कन्वर्ट हो जा रहा है कैश 6 महीने में तो करंट एसेट्स है, और 8 महीने में हो रहा है तो नॉन करंट एसेट्स है। बस बात 12 महीने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। एनी वन कंडीशन है, वो बॉक्स बना हुआ है आपकी किताब में, उसे पढ़ लेना। नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं है, अभी 11th क्लास में हो, छोटे बच्चे हो, आगे जाओगे जब धीरे धीरे अकाउंट बिल्कुल नया है अभी आपके लिए, आपको आ जाएगा समझ। तो वो ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट बताया था। तो मैंने करंट एसेट्स क्या बताया, विद इन अ ईयर 12 महीने के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर लें। सर कोई एग्जांपल बताओ ऐसा। गुड्स सोल्ड, अगर मैंने गुड्स बेचा तो गुड्स जो है मेरा वो स्टॉक से रिलेट करता है, आप ऐसे समझो। तो स्टॉक मेरा घट जाएगा, कैश मेरा बढ़ जाएगा, तो मैंने अपने स्टॉक को कैश में कन्वर्ट कर लिया, ये मेरा करंट एसेट होता है। तो मैंने क्या बताया, 1 साल के अंदर अंदर जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर लें वो मेरा क्या होगा सर, करंट एसेट्स होगा। इसको सर्कुलेटिंग एसेट्स और फ्लोटिंग एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है, याद रहेगा। कौन से होते हैं करंट एसेट, सर विद इन अ 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट्स होता है। दूसरे पे आते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स क्या है सर, नॉन करंट एसेट्स आपके वो एसेट्स हैं जिनका यूज लॉन्ग टर्म यूज के लिए आपने रखा हुआ है, जिनको आपने लॉन्ग टर्म यूज के लिए रखा हुआ है, नॉट मीट फॉर रीसेल। आपका मकसद उन्हें बेचना नहीं है, आपका मकसद उन्हें बेचना नहीं है, उन्हें बिजनेस में यूज़ करना है। आपने प्लांट खरीदा बिजनेस में यूज़ करने के लिए, मशीनरी खरीदी बिजनेस में यूज़ करने के लिए, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा, 5 साल 10 साल। आपने मशीनरी खरीदी बिजनेस में यूज़ करने के लिए। ये सारे कैसे एसेट्स होंगे सर मेरे, ये सारे के सारे मेरे नॉन करेंट एसेट्स होंगे। तो नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट विच आर नॉट मीट फॉर रीसेल एंड फॉर लॉन्ग टर्म यूज, जो आपके लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होंगे, ना कि रीसेल करने के मकसद से खरीदे गए होंगे, वो नॉन करेंट एसेट्स होंगे। फिक्टिशियस अभी छोड़ दें, वो बात की बात है, बाद में बताऊंगा। अच्छा, नॉन करंट में सर इसके भी सब हेड हैं, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। आप अपनी किताब टी एस ग्रेवाल जो भी लगी हो, DK गोयल, TS ग्रेवाल या कोई भी किताब स्टेट बोर्ड की हो, आप खोल लेना, एक एक वर्ड टू वर्ड सेम लिखा होगा, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है। नॉन करंट एसेट नाम की चीज़ पहले नहीं होती थी, ये कंपनी एक्ट 2013 में इसको नाम दिया गया और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर डाल दिया गया है। तो फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट मैं अभी अपनी बुकलेट से भी पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड सेम है, वही लिखा हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट विच आर नॉट मीन फॉर रीसेल एंड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज, मतलब लॉन्ग टर्म यूज के लिए जिसे हम इस्तेमाल करें, और रीसेल के लिए जिसे हम ना लें, मतलब बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा हो, यूज़ करने के पर्पज से खरीदा हो। तो वही तो बात है, वो नॉन करंट में भी वही लिखा था और फिक्स्ड एसेट्स में भी वही लिखा है। इन्वेस्टमेंट पे अगर हम आए, इन्वेस्टमेंट आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, जो आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो, और वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब बेचने के पर्पज से नहीं है, नॉन ट्रेड नेचर का होगा, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। सर लोन तो लायबिलिटी होती थी, एसेट्स कैसे हो गया? तीसरा पार्ट आपको दिख रहा है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। लोन लायबिलिटी होती थी बच्चे, वो लायबिलिटी तब होती थी जब लोन हमने लिया हो और हमारे सर पे बोझ हो लोन चुकाना है। आप लोन जब किसी को दोगे, आप लोन दोगे तो बोझ तोड़ी है, फिर तो लोन लेना है, तो एसेट्स हो गया। तो लोन की 2 सिचुएशन होती हैं, जो लोन ले रहा है उसके लिए लायबिलिटी और जो लोन दे रहा है उसके लिए एसेट, दोनों ही तो अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे ना। जिसने लोन लिया वो अपनी बैलेंस शीट में लोन को लायबिलिटी में लिखेगा, और जिसने लोन दिया वो अपनी बैलेंस शीट में एसेट में लिखेगा, बस सिंपल सा लॉजिक है। तो लोन एंड एडवांस अगर हमने किसी को दिया हुआ है, ठीक है, टेकन नहीं गिवन, लोन गिवन और लोन टेकन होगा तो लायबिलिटी। अच्छा ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। टेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट फिक्स्ड एसेट के अंदर है, नाम से ही पता लग रहा है सर। टेंजिबल वो एसेट जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल। जिनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो इंटेंजिबल। ठीक, वैसे ऐसा होता नहीं है, ये थोड़ा एक्सेप्शन चला जाएगा, मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अभी बाद में। अभी आप ये समझो, ऐसा नहीं है कि नहीं छू सकते, नहीं देख सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको नहीं छू सकते या जिनको छू सकते हैं लेकिन फिर भी वो इंटेंजिबल होंगे, मैं आपको बताऊंगा, या आप उन्हें देख सकते हो। तो टेंजिबल एसेट्स आप फिलहाल यहाँ पे ये समझो कि जिनको ना तो हम छू सकते हैं, ना जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, विच कैन बी सीन एंड टच, वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं। जैसे प्लांट,
बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जितने भी एसेट्स हैं ये टेंजिबल है। टेंजिबल वाले में तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो समझ आ गया आसानी से। प्लांट है, देख सकते हैं, छू सकते हैं। मशीनरी है, देख सकते हैं, छू सकते हैं। बिल्डिंग है, देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये टेंजिबल नेचर की फिजिकल एग्जिस्टेंस है इनकी। इनटेंजिबल, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। सर ऐसे कौन से बिजनेस में एसेट्स होते हैं? एक एक नाम बताऊंगा, उन्हें डिटेल में समझाना भी पड़ेगा मुझे, ठीक है? वो नाम अभी मैं नीचे जब रीड करवाऊंगा तब बताऊंगा आपको। वैसे सुन लो नाम क्या होते हैं: गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अब वहाँ पे कौन से लिखे हैं मुझे पता नहीं, अभी बहुत सारे होते हैं, तो उनके एक एक करके मीनिंग अभी मैं समझाता हूँ आपको। नीचे आते हैं हम, नीचे आते हैं इनके मीनिंग्स पे। अभी मैंने एक एक आपको बता दिया, अब मैं पढ़ पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ लिखा है करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस विद द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग दैम इनटू कैश विद इन 1 ईयर। मैंने बताया था आपको, 1 साल के अंदर अंदर जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर लो वो करंट एसेट्स है। फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल क्या होता है छोड़ दो, बाद में बताऊंगा। डेटर्स कौन होते हैं ये भी बाद में बताऊंगा। प्रीपेड एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया था। प्रीपेड एक्सपेंस मैंने बताया था कि जो बेनिफिट बाद में मिलेगा और हमने पेमेंट अभी कर दी है, अगले साल की पेमेंट इस साल कर दी है, वो प्रीपेड एक्सपेंस होता है। करंट एसेट्स ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एसेट्स एंड सर्कुलेटिंग एसेट। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसको फ्लोटिंग एसेट्स और सर्कुलेटिंग एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है। नॉन करंट एसेट्स क्या है सर? नॉन करंट एसेट्स हैं आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस एंड आर नॉट मीन फॉर रीसेल। यही बताया था मैंने, जिनको आपने बेचने के पर्पज से नहीं, बिजनेस में यूज़ करने के पर्पज से रखा हो, वो आपके नॉन करंट एसेट्स होंगे, ठीक है? ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। इसके बाद आप नॉन करंट के एग्जांपल देखें तो आप उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों टाइप के होंगे। करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वही जो चार्ट में एग्जांपल थे वही एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन देखो आप, मैंने बोला था ना वर्ड टू वर्ड सेम होगा। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस एंड आर नॉट मीन फॉर रीसेल। यहाँ पे देखो नॉन करंट पे भी लिखा हुआ है विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज एंड नॉट मीन फॉर रीसेल, मतलब दोनों सेम ही तो हुए। अरे वो उसी का पार्ट है, कंफ्यूज मत हो, वो एक ही चीज़ है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, बस वो एग्जांपल अलग अलग हो जाएंगे आगे जाके, ठीक है? यहाँ तक फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल पे आते हैं। टेंजिबल रेफर टू दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब मैंने बताया दे कैन बी सीन एंड टच, जिनको देख सकें एंड छू सकें, जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, ठीक है? आप पढ़ते जाओ, साथ साथ में बता रहा हूँ वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है? मैं यहाँ पेन यूज़ नहीं कर रहा कि आपको अंडरलाइन कर करके दिखाऊँ, समझ रहे हो उतनी बातें, और मैंने समझा दी हैं पहले ही। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज दे कैन नॉट सी नॉट टच। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा आपको, जल्दी जल्दी समझ लेना फटाफट। गुडविल सर किसी कंपनी की रेपुटेशन होती है, वो ब्रांड वैल्यू होती है जिसकी वजह से कस्टमर वहाँ पे बार बार जाते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड का बर्गर आप खाते हो क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल है। डोमिनोज का आप पिज़्ज़ा खाते हो क्यों? क्योंकि उसकी कुछ गुडविल है। तो वो उन्होंने कमाई हुई है अपनी कुछ रेपुटेशन, जिसकी वजह से कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, और वो इंटेंजिबल नेचर का होता है, मतलब वो आप ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो, वो मेहनत करने से, कई सालों की मेहनत से जनरेट की हुई वैल्यू होती है, जिसे हम गुडविल कहते हैं, ठीक है? कई साल आप मेहनत करते हो, कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो वो कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और दूसरे लोगों को भी बताते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगेगा तो आप दूसरे लोगों को भी प्रेफर करोगे कि पराग सर से जाके आप पढ़ सकते हैं, तो वो मेरी ये गुडविल होगी जो मेरा इंटेंजिबल एसेट के फॉर्म में माना जाएगा, ठीक है? वो गुडविल हो गया। पेटेंट्स क्या होता है सर? जब भी कोई नई चीज़ इन्वेंट होती है, इनोवेशन करते हैं किसी नई चीज़ का जिसके बारे में किसी को नहीं पता और किसी ने ना आज तक बनाया, जैसे कोरोना की वैक्सीन इस टाइम बन रही है, जो सबसे पहले बना देगा वो पेटेंट राइट करा लेगा कि हमने बनाया है, समझ गए? तो इनोवेशन और इन्वेंशन के टाइम पर उसको सरकार से अधिकार ले लिया जाता है ताकि कोई और उसे यूज़ ना कर सके और फिर हम उसे बेचें दूसरे लोगों को, वो पेटेंट राइट होता है, ठीक है सर? पेटेंट समझ आ गया। इनोवेशन और इन्वेंशन। ट्रेडमार्क होता है जो आपने देखा हुआ है, लिखा रहता है चीज़ों पे, जैसे कि गोल्ड के लिए ISI ट्रेडमार्क आपका होता है, सॉरी बिजली के लिए होता है हॉलमार्क होता है गोल्ड का, सॉरी मसालों के लिए एगमार्क होता है। वो ट्रेडमार्क होते हैं जिनसे कि आपको पता लगता है कि इसकी वैल्यू अच्छी है या इसकी क्वालिटी अच्छी है, उन ट्रेडमार्क को भी हम इंटेंजिबल एसेट्स मानते हैं बिजनेस का, ठीक है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे एंड्रॉयड मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैं मोबाइल का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना? कंप्यूटर की बात करें तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एंड्रॉयड ले लेते हैं, एंड्रॉयड क्या है? एक तरीके का आपका सॉफ्टवेयर है, उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस आप उसे फील कर सकते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स वो हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उन्हें हम सिर्फ फील। कॉपीराइट भी होता है इसमें। कॉपीराइट मतलब कि आपने कोई चीज़, जैसे मूवी के लिए आप देखते हैं, कोई मूवी बनी, आप उसको कॉपी करना चाहते हो उनके कुछ सीन को, तो कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए इसलिए आप उसे कॉपीराइट परचेज करना पड़ता है। कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए उसके लिए भी यहाँ पे ये सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है?
एसेट्स हो गया। फिक्टिशियस अभी मैं नहीं बता रहा, फिक्टिशियस क्योंकि आगे से रिलेटेड है ये किसी टर्म से, तो अगला टर्म जब आएगा वहाँ समझा दूंगा, फिर मैं इस पे आऊँगा फिक्टिशियस एसेट्स पे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपका अगले टर्म पे आ रहा हूँ, रिसीप्ट भी पढ़ा देता हूँ आज, और रिसीप्ट के बाद क्लास क्लोज कर देंगे। मेरा टारगेट यही था आज, एसेट समझाना है और रिसीप्ट समझाना है। मुझे पता था इसी में 30-40 मिनट चले जाएंगे आराम से। ठीक है, तो आपका रिसीप्ट पे आते हैं। आप इसको आप पढ़ो मत, यहाँ पे मेरी बात सुनो ध्यान से। रिसीप्ट में क्या बताने जा रहा हूँ मैं आपको। रिसीप्ट में आपको ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा पेन बेचने का काम है, ठीक है, और कुछ पेन मैंने आपको सोल्ड करे और आपने मुझे पेमेंट उसी टाइम कर दी, अमाउंट रिसीव्ड हो गया। कुछ पेन मैंने दूसरे वेंडर को बेचे, दूसरे किसी स्टेशनरी वालों को बेचे, उसने मुझे कहा भैया 2 महीने बाद पैसे ले लेना, तो ये हो गया अमाउंट रिसीवेबल। मतलब अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल चाहे मिल गया या बाद में मिले, अमाउंट मिल गया या बाद में मिले तो मतलब नहीं, दोनों ही रिसीप्ट की कैटेगरी में आएंगे। अमाउंट अगर मिल गया तो भी रिसीप्ट, नहीं मिला बाद में मिलेगा तो भी रिसीप्ट। तो उसको हम क्या कहेंगे, कैसे, कोई गुड्स बेच के या कोई सर्विस प्रोवाइड करके। ध्यान रखना, सर्विस का भी एग्जांपल हमेशा साथ में लेके चलना है, ऐसा नहीं है कि गुड्स के केस नहीं होगा। ठीक, मान लो सर्विस मेरी ट्यूशन पढ़ाने की सर्विस है, मैंने आपको ट्यूशन पढ़ा दिया, आपने पेमेंट कर दी, रिसीव, आप कहोगे सर बाद में ले लेना रिसीवेबल, तो वो दोनों ही मेरा रिसीप्ट होगा। अब रिसीप्ट को ना 2 अलग अलग पार्ट में बांट दिया है, देखो आपको चार्ट दिख रहा होगा, रेवेन्यू एंड कैपिटल। कहते हैं कि रिसीप्ट को 2 पार्टों में बांट दो, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। ठीक, जो बेसिक फंडा है, वो बेसिक फंडा सिंपल सा ये है कि ऐसा पैसा, मतलब ऐसे रिसीप्ट जो आपको कहीं से मिले, वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी की वजह से हो, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से, वो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से हो, वो रेवेन्यू होगा। और जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से नहीं होगा, वो कैपिटल होगा। या दूसरा फंडा सुनो, दूसरा फंडा ये है जो आपकी बैलेंस शीट को इफेक्ट करे, वो कैपिटल होगा। जो बैलेंस शीट को इफेक्ट ना करे वो रेवेन्यू होगा, मतलब P&L अकाउंट को इफेक्ट करे। तो ये बैलेंस शीट P&L अभी आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत आगे की बातें हैं, बनाई नहीं ना अभी हमने, जब बनाएंगे तब समझ आएगा। तो आप पहला वाला फंडा याद रखो, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है, मैंने कहा सर मेरा काम पेन बेचने का है, स्टेशनरी बेचने का है, तो स्टेशनरी को बेच के जो भी पैसा मुझे मिलेगा ये मेरा रेवेन्यू रिसीप्ट होगा। ध्यान से सुनते जाना, स्टेशनरी बेच के मुझे जो भी पैसा मिलेगा ये मेरा कैसा रिसीप्ट होगा सर, ये मेरा रेवेन्यू रिसीप्ट होगा, क्योंकि ये मेरे बिजनेस एक्टिविटी की वजह से, ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, जो मेरा बिजनेस ऑपरेशन है उसकी वजह से। मान लो मेरी स्टेशनरी की शॉप पे मैंने जो टेबल लगा रखी थी, वो टेबल मैंने बेच दी, मुझे नहीं चाहिए, टेबल बेच दी मैंने। उस टाइम पर उसकी बुक वैल्यू, उस टाइम पर उसकी बुक वैल्यू थी 3000 और मैंने 2000 में बेच दी। तो जो टेबल बेच के पैसा मिलेगा बच्चों, जो टेबल बेच के पैसा मिलेगा वो रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरा काम टेबल बेचना नहीं था। हाँ, उसका जो प्रॉफिट लॉस होता है ना, वो रेवेन्यू नेचर का माना जाता है, वो बाद में बताऊंगा मैं, जब हम अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे उसको P&L अकाउंट में कंसिडर करते हैं। इसीलिए मैंने कहा 3000 बुक वैल्यू थी, 2000 में बेचा, तो सर 1000 का लॉस हो गया ना, वो लॉस कंसिडर होगा। लेकिन वो कैसे होगा वो अभी आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब हम अकाउंट पढ़ लेंगे, थोड़ी सी हम आगे चैप्टर बढ़ जाएंगे, हमारे 10, 11, 12, 13, 14 चैप्टर हम पढ़ लेंगे, तब वहाँ पे हमें समझ आएगा। तो मैं अभी आपको ये समझा रहा था, काम है स्टेशनरी बेचने का, स्टेशनरी बेच के जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू रिसीव। उसके अलावा जो करा वो सारा कैपिटल। मान लो एयर कंडीशन लगा था, वो उठा के बेच दिया, अलमारी रखी हुई थी दुकान पे वो बेच दी, टेबल रखी हुई थी वो बेच दी। क्या मेरा ये काम है बेचना? और क्या मैं ये हमेशा बेचूंगा? नहीं सर, कभी कभी होगा ना, टेबल डेली थोड़ी बदलोगे या हर महीने थोड़ी बदल दोगे, ठीक है ना। लेकिन स्टेशनरी तो डेली बेचना है आपका काम, तो मतलब वो रेवेन्यू या रिकरिंग नेचर का होता है। वो कैसा होता है सर? रिकरिंग इन नेचर, कंटिन्यूस बेसिस पे होता है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल सर मान लो फर्नीचर की दुकान है अब मेरी, तो फर्नीचर की दुकान है, तो अब फर्नीचर जो मैं बेचूंगा वो मेरा रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा सर? वो रेवेन्यू होगा, क्योंकि मेरा काम फर्नीचर बेचना है। फर्नीचर में मान लो मेरा जो वुडन फर्नीचर होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, बेड हो गया, अलमारी हो गई, लकड़ी के बने हुए सामान, टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, ये सारी चीज़ें। तो ये सब जब मैं बेचूंगा, इससे जो पैसा आएगा वो कैसा रिसीप्ट होगा? रेवेन्यू रिसीप्ट। लेकिन इस केस में भी अगर मेरी दुकान पे एयर कंडीशन लगा हुआ था पहले से, मैंने उठा के बेच दिया उसे, उससे जो पैसा मिला क्या वो रेवेन्यू में जाएगा? नहीं सर, वो कैपिटल में जाएगा। मतलब मेरे बिजनेस कोर्स की वजह से जो पैसा आए वो रेवेन्यू रिसीप्ट। किसी और रीज़न, किसी घटना के घटने से, ऐसे कह लो आप, घटना घटने मतलब घटना कभी कभी घटती है, घटना कभी कभी घटती है, कभी कभी घटती है मतलब 6 महीने, साल, 2 साल, एक बार ऐसे घटती है ना घटनाएं, तो वो कैपिटल नेचर का होता है। और जो रिकरिंग नेचर का होता है, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन होता है, वो क्या होता है? हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट माना जाता है। ठीक है, बहुत है, इतना मुझे लग रहा है बहुत डिटेल में मैंने बता दिया, एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। रेवेन्यू रिसीप्ट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल
इन द नॉर्मल रेवेन्यू रिसीव, अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पे आपका ये होगा इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे ना जो यहाँ पे लाइन लिखी है रिसीवेबल इन द नॉर्मल, आप लोग करेक्शन कर लेना जब आप लोग नोट्स बनाओगे, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, फिर उसके बाद कॉमा लगा के रेवेन्यू रिसीव्स आर ऑफ रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। रेवेन्यू रिसीव रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एक लाइन मिसिंग है, कोर्स ऑफ बिजनेस। वो कोर्स ऑफ बिजनेस आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बाद फिर वहीं से आपका ये कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा होता है, द रेवेन्यू रिसीव्स आर ऑफ रिकरिंग इन नेचर। तो हम कहेंगे जो रेवेन्यू रिसीव्स है वो हमारा रिकरिंग इन नेचर का है। ठीक बच्चों, कैपिटल रिसीव्स क्या है हमारा, रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। ये कह रहा है भाई जो रेवेन्यू नहीं है उसको कैपिटल मान लो, ये तो बहुत आसान कर दिया। और यही बात एसेट्स में भी लिखी है। मेरी बात मानो, जब आप अपनी वो जो देखोगे ना, जो बॉक्स बना हुआ है मैंने आपको बताया था, जो कंपनी एक 2013 की जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, 5 कंडीशन है, 4 कंडीशन है, कहेगा एनी वन, कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो करंट एसेट। और नॉन करंट में पता है क्या लिखा हुआ है, नॉन करंट में ये लिखा हुआ है जो करंट में क्लासीफाई नहीं हुआ वो नॉन करंट। इतना आसान कर दिया है। उन्होंने क्या कहा कि करंट वाले याद कर लो, जो करंट नहीं है वो सारे नॉन करंट, ये तो होता ही है हमेशा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वही चीज़। ये कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू इन नेचर नहीं है वो सारा कैपिटल हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट लाइक मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एटसेट्रा, कैपिटल रिसीव्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना, ये ना अकाउंट बेटा बड़ी कंफ्यूजिंग है, बड़ा कंफ्यूज करती है ये। आपको यहाँ लिखा हुआ है लाइक मशीनरी, फर्नीचर, मैंने अभी आपको बताया था फर्नीचर बेचा था फिर भी वो रेवेन्यू था, कैपिटल नहीं था। वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जिस चीज़ में अभी वो आगे आएगा टर्म, जिस चीज़ में हम डील करते हैं ना बच्चों, वो गुड्स होता है हमारा, वो एसेट नहीं होता। अगर मेरा काम फर्नीचर बेचना है तो फर्नीचर बेच के जो पैसा आएगा फिर वो मेरा कैपिटल रिसीव नहीं, चाहे यहाँ लिखा ही क्यों ना हो एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि सेल ऑफ फर्नीचर कैपिटल रिसीव्ड होगा, हमेशा नहीं होगा, आप याद रखो। कब होगा मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके किताबों में भी लिखा होगा ये, लेकिन नहीं अगर, क्योंकि ये बहुत आगे की बात बता रहा हूँ। आप कहीं इंटरव्यू में जाके बैठोगे, वहाँ पे आपको जानबूझ के फंसाएगा, कहेगा सेल ऑफ फर्नीचर बताओ क्या है, रेवेन्यू रिसीव्ड है या कैपिटल रिसीव्ड है। आप तुरंत कह दोगे तो कैपिटल रिसीव्ड है, हमने तो रट्टा लगा लिया था। नहीं, डिपेंड ऑन सिचुएशन। सर अगर मेरा काम फर्नीचर बेचने का है तो सेल ऑफ फर्नीचर कैपिटल रिसीव्ड नहीं होगा, वो क्या होगा, रेवेन्यू रिसीव्ड होगा, क्योंकि मेरा काम ही फर्नीचर बेचना है, वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेकिन अगर मेरा काम फर्नीचर बेचना नहीं है, स्टेशनरी बेचना है, और तब मैं फर्नीचर बेच दूँ अपनी दुकान का, तो वो कैपिटल रिसीव्ड होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से जो होगा वो रेवेन्यू रिसीव्ड होगा, और किसी अदर रीज़न या घटना के घटने से होगा वो कैपिटल रिसीव्ड होगा, जो रिकरिंग इन नेचर नहीं होता है। इतना ही हम आज की क्लास में रहने देते हैं। आप लोग एक बार इसको बहुत अच्छे से रीड कर लेना, और लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में, एक्सपेंडिचर से आगे स्टार्ट करेंगे। 2 लेक्चर हो गए हैं, मैंने आपको बोला था 4 से 5 लगेंगे विद क्वेश्चन। मैं कोशिश करूँगा 5 लेक्चर में ही क्वेश्चन आंसर के साथ आपको ये कंप्लीट करा दिया जाए। 2 हो गए हैं, इसके बाद ज़्यादा छोटे छोटे टर्म है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं उसके बाद। ठीक है, तो तीसरा, फिर एक चौथा, और एक लेक्चर में सारे क्वेश्चन आंसर हम कवर कर लेंगे, जिससे कि हमारा जितना हमने पढ़ा हुआ है वो हमें समझ आ जाए कि आगे हमें उसे अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी है। चैप्टर खत्म होते ही क्वेश्चन बैंक सॉल्व होगा पूरा। क्वेश्चन बैंक मैंने बना रखा है, दिखाया था आपको पहले भी। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय।